नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो पहले आपको YouTube लेक्चर था वो भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति का पर कार्य स्थिति के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन था टॉपिक, जिसके बारे में आपको समझाया था। आज जो अगला टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो है संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो हम सभी जानते हैं कि जो ब्रिटेन की संसद है उसे संसदों की जननी कहा जाता है। वहाँ संसदात्मक व्यवस्था का प्रादुर्भाव वहीं से माना जाता है और ये इसका जनक जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसकी विशेषताओं को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो विशेषता मानी जाती है वो है दोहरी कार्यपालिका। आप सभी जानते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें कि दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। पहली जो कार्यपालिका है वो नाम मात्र की और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका वह होती है जिसमें शासन की समस्त शक्तियां तो निहित होती हैं, लेकिन वास्तविक उपयोग उनके द्वारा नहीं किया जाता। और वास्तविक जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका के द्वारा ही समस्त शक्तियों का उपयोग किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण अगर मैं देना चाहूं तो ब्रिटेन को दे सकती हूं कि ब्रिटेन में जो वहां का सम्राट है, सम्राट के नाम से ही राष्ट्र का शासन एवं प्रशासन संचालित किया जाता है, लेकिन उसके द्वारा इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया जाता। इन समस्त शक्तियों का उपयोग वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। संसदीय जो व्यवस्थाएं हैं संसदात्मक शासन वाले देशों में जो इसे कह सकते हैं कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान में संसदीय लोकतंत्र है जो कि ब्रिटिश परंपराओं से प्रभावित हैं। सामान्यतः संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली तथा उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अगली जो विशेषता है वो है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठता का संबंध। जो संसदात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ये जो कार्यपालिका अस्थायी जो कार्यपालिका है जो कि व्यवस्थापिका में से ही निर्मित की जाती है। व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हीं में से मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल दोनों में घनिष्ठता संबंध इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बनता है विधायिका में से, और विधायिका में जब तक विश्वास मत प्राप्त होता है तभी तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, तभी तक मंत्रिमंडल का अस्तित्व है। दूसरी तरफ जो विधायिका है वो जब भी चाहे तब अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकती है और दूसरे मंत्रिमंडल में वही सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं जो कि विधायिका के सदस्य हों। अगर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में विधायिका के सदस्य नहीं हैं तब भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन 6 माह की अवधि के अंदर उन्हें किसी रिक्त स्थान से जो किन्हीं कारणों से निर्वाचन क्षेत्र कोई रिक्त हो गया हो वहां से चुनाव में विजय प्राप्त करके आना अनिवार्य होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठता का संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अगली जो विशेषता हम बता सकते हैं वो अगली विशेषता है उसकी अनिश्चित कार्यकाल। जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसके अंदर, जैसे कि मैंने भी पहले पॉइंट में बताया आपको कि वहां पर कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है। व्यवस्थापिका के विश्वास पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं और दूसरी तरफ व्यवस्थापिका जब चाहे तब अविश्वास प्रस्ताव पारित करके और उनको बर्खास्त कर सकती है, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकती है। तो इसमें एक निश्चित कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष के लिए तो चुनाव
किया जाता, निर्वाचन होता है 5 वर्ष के लिए, लेकिन उसमें अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि कभी भी जो मंत्रिमंडल है अगर उसका विश्वास मत सदन में नहीं रहता है तो वो अपने पद पर बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, उन्हें अपने पद से हटना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। तीसरी जो एक विशेषता है संस्थात्मक शासन की, वो है कि सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। जैसे कि अभी तक आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो मंत्रिमंडल का निर्माण होता है वो सदन में से ही होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति बहुमत दल के नेता की जाती है प्रधानमंत्री के रूप में, और फिर प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। तो ये जो उत्तरदायित्व की बात है, तो मंत्रिमंडल में जो विभिन्न मंत्रीगण होते हैं उन्हें विभिन्न विभागों का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए जवाबदेह होता है। वो अपने विभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित करता रहता है, हमेशा पर्यवेक्षण करता, निरीक्षण करता है। तो इसी तरह से सभी मंत्रीगण अपने अपने विभागों के लिए जवाबदेह होते हैं, और ये सामूहिक रूप से विधायिका में के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर इनके द्वारा कोई कार्य ढंग से नहीं किया जाता है या कोई बड़ी घटना घटती है तो उसके लिए सदन में विपक्षी दल के द्वारा प्रश्न उठाए जा सकते हैं, और यदि एक भी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो पूरे मंत्रिमंडल का अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाता है और पूरे सदन को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो है व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मंत्री अपने विभागीय दायित्वों के निर्वहन करते हैं, वो विभागीय दायित्वों के प्रति जवाबदेह होते हैं, और दूसरी तरफ सामूहिक रूप से वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो उसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व दोनों होता है। यदि एक भी मंत्री प्रति अविश्वास पारित हो गया तो पूरे मंत्रिमंडल का अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाता है और पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया जाता है। ब्रिटेन में के लिए जैसे एक प्रशासनिक विद्वान ने यह भी कहा है कि एक ऐसी नाव के समान है जिसमें सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूब जाते हैं। अगली जो विशेषता बताते हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री की प्रमुखता। जैसे कि बेजहॉट ने कहा है कि मंत्री परिषद संसद की एक समिति की भांति है जिसे राष्ट्र पर शासन करने के लिए चुना जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, उसी के द्वारा विभिन्न मंत्रियों को कार्यभार विभिन्न विभागों का सौंपा जाता है। विभिन्न मंत्रियों के मध्य कार्यों का वितरण किया जाता है, उनके कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है, समय समय पर उन्हें निर्देशन प्रदान किया जाता है और नियंत्रित भी किया जाता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री एक प्रमुख सत्ताधारी व्यक्ति होता है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में तो प्रधानमंत्री की स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नाम मात्र की जो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिनका वो स्वयं उपयोग नहीं करता, बल्कि उन समस्त शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और मंत्रिमंडल में भी प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हम कहते हैं कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। अगली जो विशेषता बताते हैं संस्थात्मक शासन व्यवस्था की, वो है राजनीतिक सहजातीयता। अर्थात संसदीय जो प्रणाली है उसमें प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल बहुमत वाले राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, उन्हीं के द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, और ये एक साथ एक जो सिद्धांत होते हैं उनका समर्थन करने वाले होते हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि जो राजनीतिक सजातीयता इस संस्थात्मक शासन व्यवस्था में पाई जाती है। अगली विशेषता गोपनीयता से संबंधित है। संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। इस शपथ के अनुसार
सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को गुप्त रखना आवश्यक होता है। मंत्रिपरिषद के निर्णय भी सामूहिक रूप से आपसी सहमति से ही बनाए जाते हैं और सहमति से ही लिए जाते हैं। और इसके अलावा किसी मुद्दे पर अगर किसी मंत्री को असहमति भी हो, लेकिन अगर सदन के द्वारा वो पास कर दिया जाता है तो उस नीति का उन्हें समर्थन भी करना होता है। अगली जो विशेषता इसकी बताते हैं वो है राजनीतिक सामंजस्यता। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का जो है ये वास्तविक जो कार्यपालिका होती है उसका निर्माण विधायिका के सदस्यों में से ही होता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी जो राजनीतिक दल होते हैं उनके मध्य प्रतिस्पर्धा की वृद्धि होना स्वाभाविक है, किंतु कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो राष्ट्रीय हित से संबंधित होते हैं। उन मुद्दों के समाधान या तत्संबंधित जो कानून निर्माण के लिए आवश्यक है उसे मिलजुल करके उसका निर्माण किया जाता है, उसका समर्थन भी किया जाता है, उसमें सामंजस्यता बनाई जाती है, क्योंकि वो जनहित में है, जनता के कल्याण के लिए है, उसका अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसे जो भी विधेयक हैं उनको पारित करवाने और अन्य कार्यों को निपटाने के लिए सत्ता पक्ष को विपक्ष के सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि भारत एवं जापान में विधायिका राजनीतिक द्वेषों का अखाड़ा बन जाती है, लेकिन जो ब्रिटिश परंपराएं हैं वो परिपक्वता और दायित्व बोध का प्रमाण हमेशा देती आई है, और इसी भावना के कारण संस्थात्मक शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है और ब्रिटिश संस्थात्मक व्यवस्था एक आदर्श भी प्रस्तुत करती है जिससे कि समस्त देशों को उसका अनुकरण करना चाहिए, वो अपनाने योग्य हैं। इसलिए से देखा कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण और प्रभावी शासन व्यवस्था का रूप है जिसे अपना करके कोई भी राष्ट्र अपनी शासन एवं प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी जो चैप्टर आज मैंने आपको डिस्कस किया अपने इस YouTube चैनल पर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।